of SD Agricultural University at Government of Gujarat. जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे. Very short brief about him. Dr. Chauhan is actively fosters research, innovation and extension services to position the university as a leader in agricultural advancements. Welcome, sir. Dr. R.K. Nanwal is with us. Former Chief Scientist, Department of Agronomy, CCS Haryana Agriculture University. Thank you for being here, sir. He has 35 years and more of experience in teaching, research and extension at the university. We welcome you. We have with us, we are honored Shri Ratilal Shethia ji, natural farmer, Kutch. बहुत shukriya. Mr. Ratilal Shethia has been dedicated, is a practitioner and promoter of natural farming since 2012. We welcome you. We have Dr. Ravikant Sharma ji, Associate Director, Research and Professor of Soil Science, MPUAT, Udaipur. He was conferred with the ICAR Vasantrao Naik Award for Outstanding Research Applications. Congratulations. We welcome Shri Gopal Bhai Sutaria ji, natural farmer. Shri Gopal Bhai Sutaria is the founder of Bansi Gir Gaushala and Gotirtha Vidyapit in Ahmedabad. Bansi Gir Gaushala is home to over 700 Gir bred cows and nandis. We welcome you. Straight away, moving forward, we would like to request Dr. R.M. Chauhan ji to please come and give his welcome address. Thank you. नमस्कार. आज यहाँ पर हम लोग एक टॉपिक जो है नेचुरल फार्मिंग एज ए सॉल्यूशन टू क्लाइमेट रेजिलेंटिंग फार्मिंग, उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए इकट्ठे हुए हैं. इसमें जो अपना वक्तव्य देंगे वो अभी एंकर ने परिचय दिया. मैं सभी का स्वागत करता हूं. साथ में हमारे डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी सांगवान जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करता हूं. यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ऑफ रिसर्च डॉक्टर सी के पटेल, डायरेक्टर एक्सटेंशन डॉक्टर पी एस पटेल, रजिस्ट्रार डॉक्टर पी टी पटेल, सभी यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स, डिपार्टमेंट के सभी डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर्स, विद्यार्थी मित्रों, खेडूत भाइयों. वैसे जिसको देखा जाए तो बहुत ही, मैं ये मानूंगा कि एक जो टॉपिक मिला है, ये मेरा सौभाग्य है कि जिसमें आज हमें नेचुरल फार्मिंग से क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करनी है. क्योंकि हम जो जानते हैं कि नेचुरल फार्मिंग को आज एक ओल्ड एज प्रैक्टिस के रूप में मतलब कि माना जाता है. लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत पुरानी प्रैक्टिस थी और अब नए विज्ञान आ गया है, तो नए विज्ञान के साथ इन चीज़ों को लेके हम क्या करेंगे. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक स्टेप पीछे नहीं है, बल्कि आने वाले बेटर फ्यूचर के लिए हम लोग एक कदम आगे बढ़ रहे हैं. आज हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के माध्यम से देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर किया. देश आज़ाद हुआ उस समय हमारी 33 करोड़ जनसंख्या थी. उस 33 करोड़ के लिए बाहर से खाद्यान्न आता था और देश को शिप टू माउथ एक संबोधन किया जाता था. आज वैज्ञानिकों के, किसानों के और लैंड डिपार्टमेंट के सहयोग से हम हमारे देश को उन चीज़ों से उभार कर बाहर आए. लेकिन जो वेराइटीज़ रिलीज़ की गई और जो वेराइटीज़ हमने दी, वो वेराइटी हाई इनपुट के मतलब कि लेने वाली वेराइटीज़ थी. तो हाई इनपुट से मतलब कि जो वेराइटियों ने अपना परफॉर्मेंस दिया, उसके पीछे किसान जो है वो हाई इनपुट देता देता इतने हाई इनपुट पे चला गया कि आखिर में जो हम कह रहे थे कि भाई 10 टन नेचुरल और ऑर्गेनिक मैटर प्लस फर्टिलाइजर्स, वो हम भूल गए.
तो वो जो हम भूल गए, उसकी वजह से क्या हुआ कि हमने ऑर्गेनिक मैटर डालना बंद कर दिया। ऑर्गेनिक मैटर डालने की वजह से क्या हुआ कि जो सॉइल के अंदर माइक्रोब्स एक्टिविटी थी वो बंद हुई, और सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स एक्टिविटी थी वो कम होते होते हम ये कहेंगे आखिर में कि वो सॉइल सिर्फ डेड सॉइल रह गई, वो लाइव सॉइल नहीं रही। और लाइव सॉइल रहने के लिए, जिसको हम भारत माता कहते हैं या धरती माता कहते हैं, जो एक मतलब हमारे इसमें जो जिसने जन्म दिया वो हमारी माँ, जिसने पाला वो गाय हमारी माँ, और आखिर में मतलब कि धरती माँ, इन तीनों माँ को जो हम पूजते हैं उसमें हम ये कहेंगे कि वहाँ जीव नहीं रहा। अब फिर से मतलब कि जो हमारे अच्छे किसान हैं यहाँ पर, रतिलाल सेठिया जी भी बैठे हुए हैं, गोपाल भाई भी बैठे हुए हैं, इन लोगों ने भी, इन किसानों ने भी जो मुहिम उठाई है और इन किसानों ने भी जो काम शुरू किया है, इन्होंने अपने रिजल्ट देखे हैं। वो रिजल्ट देखने से क्या हुआ है कि हर साल जब हम ऑर्गेनिक मैटर्स डालते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर डालने की वजह से उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ रही हैं, सॉइल जो है वो मतलब कि माइक्रोब्स में एनहांस कर रही है, वो लाइव बनकर जा रही है। तो साथ ही साथ में होता क्या है कि जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स अभी तक दे रहे थे, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स को मतलब कि अवेलेबल फॉर्म में लाने के लिए जो माइक्रोब्स की संख्या कम थी, वो अगर आएगी तो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो पड़े हुए हैं उनको भी वो अवेलेबल फॉर्म में लाएगी। वो अवेलेबल फॉर्म में लाने की वजह से मित्रों, एक आपको मैंने कई बार उदाहरण दिया है, आज भी मैं वो उदाहरण यहाँ पर दूंगा कि जब हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर्स की शुरुआत की, उस समय खेतों की जुताई जो है वो 10 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से होती थी। लेकिन धीरे धीरे आज हम कहाँ पहुँच गए, आज हर किसी को पता है, और जो मेरे दोनों किसान भाई बैठे हैं उनको तो खास है कि 45 हॉर्स पावर से ज़्यादा का ही मतलब कि ट्रैक्टर अब चाहिए। क्यों? 60 हॉर्स पावर तक पहुंच गए हैं। देखिए, अभी तक मुझे तो 45 से 50 की ही पता थी, अब 60 तक पहुंच गए हैं। तो मेरा जो कहना है वो ये है कि वो जो प्रत जो इतनी केड़ी होती चली गई, जो मतलब कि, तो वो भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वो इसीलिए हुई क्योंकि फॉस्फेट जो है वो कभी भी सोल्यूबल होता नहीं है, वो कभी भी डाउन भी नहीं जाता है, और फॉस्फेट की वजह से जो मतलब कि ऊपर का जो लेयर है आपका वो एकदम केड़ा होता चला गया। आज हमारे मैं यहाँ पर हमारे साइंटिस्ट भी बैठे हुए हैं, जो साइंटिस्ट ने मुझे जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि हमारी ज़मीन के अंदर इतना फॉस्फेट अभी अवेलेबल है कि अगर 20 साल तक फॉस्फोरस युक्त कोई भी खाद नहीं डालें तो भी, मगर मान लो कि ये हम ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे तो वहाँ से जो माइक्रोब्स मिलेंगे जो सोल्यूबल करते हैं, तो उससे हम लोगों को फॉस्फेट मिल जाएगा। तो दूसरी बात ये होती है कि जो ज़मीन है, ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर जाने की वजह से वो ज़मीन की जो मतलब कि कॉम्पैक्टनेस है, वो कॉम्पैक्टनेस कम होती है, और कॉम्पैक्टनेस जब कम होती है तो उससे क्या होता है, उसके अंदर मतलब कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन है या मतलब कि पानी संग्रह करने की जो शक्ति है, वो पानी संग्रह करने की शक्ति बढ़ती चली जाती है। आज आधा इंच बारिश होने के बाद भी मतलब फ्लड जैसी जो सिचुएशन बन जाती है, वो फ्लड जैसी सिचुएशन नहीं बनने के लिए, क्योंकि जो मतलब कि धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर कम हुआ तो पानी का जो पोरोसिटी है, सॉइल की जो पोरोसिटी है, वो पोरोसिटी कम हो गई, और पोरोसिटी कम होने की वजह से वो मतलब कि उसमें बढ़ती हुई चली गई। तो ये पोरोसिटी बढ़ाने के लिए भी ये जो मतलब कि आपका ऑर्गेनिक मैटर है वो काम करता है। वो ऑर्गेनिक मैटर हम उसमें डाल के और इस तरह से करते हैं। तो नेचुरल फार्मिंग जो है, वो नेचुरल फार्मिंग धीरे धीरे मतलब कि सॉइल को फिर से जिंदा करने की एक्टिविटी है। ये मतलब कि कोई एक कदम पीछे वाली बात नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगा कि नेचुरल फार्मिंग की वजह से आज हम लोगों ने जो एनालिसिस किया, जो हम लोगों ने पाया, तो जो घन जीवामृत है, जीवामृत के अंदर सर इंडोल एसिटिक एसिड देखा गया। इंडोल एसिटिक एसिड है, वो हम सब जानते हैं कि वो रूट जोन को बढ़ावा देता है। रूट जो है मतलब कि जड़ें जो हैं, जड़ों को मजबूत करता है, और इसीलिए जो मेरे किसान भाई यहाँ बैठे हैं और दूसरे भी किसान भाई अंदर बैठे हैं, उन लोगों को ये एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा कि जब बारिश का समय होता है और जब तेज हवा चलती है तो कई बार गेहूं, बाजरा जो है वो मतलब कि ढल जाता है, गिर जाता है, लेकिन नेचुरल फार्मिंग से किया हुआ जो गेहूं है, बाजरा है, वो नहीं ढलता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि उसमें इंडोल एसिटिक एसिड है। वो इंडोल एसिटिक एसिड उसकी जड़ों को जो है वो मजबूत बनाता है, और इस तरह से मतलब कि वो कार्य करता है। तो मित्रों, इतना अच्छा टॉपिक है, इतनी अच्छी बात है, आओ चलो मिलके फिर से हम नेचुरल फार्मिंग की ओर चलें, और नेचुरल फार्मिंग की ओर जाकर और फिर से इस देश को मतलब कि समृद्ध बनाएं।
ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमने देश को समृद्धि दी थी। आज जब हमारा पेट भर गया है तो अब हम मतलब कि देश को क्वालिटी मतलब कि अन्न दें, क्वालिटी प्रधान पर जाएं, और क्वालिटी देने के लिए हम जितना भी हो सके उतना कम से कम मतलब कि जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, उनका कम से कम उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग जो है वो हमारी ऑर्गेनिक मैटर्स का करें। इसमें मतलब इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि जो मैटर है, जो मटेरियल है, वो खेत में ही जो पैदा हुआ है वही है। इसमें 5 आयाम मेन है। 5 आयाम जो मेन है उसमें सबसे पहले बीजामृत की जो बीज की ट्रीटमेंट देनी है, फिर घनजीवामृत है, जीवामृत है, वाष्पा है और आच्छादन है। हमारे डॉक्टर CK पटेल यहाँ बैठे हुए हैं, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च। इन्होंने कई क्रॉप के अंदर जैसे कि मूंगफली है, सौंफ है, दूसरे भी पाके, इनमें सब में पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस दी है। तो ये अब जो लेक्चर्स होंगे उन लेक्चर्स में आपको इनके बारे में कहा जाएगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर चौहान। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर RK ननवाल जी को, वो आके अपना वक्तव्य दें। और उनसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है सर, 10 मिनट्स में अगर आप लिमिट रख सकें, क्योंकि ओवरऑल समय हमारे पास कम है। थैंक यू। Honorable Vice Chancellor, Deans and Directors of the University, Officers of the State Department and dear farmers. ये जो आज का टॉपिक है प्राकृतिक खेती या नेचुरल फार्मिंग, ये जैसे भी साहब बता रहे थे अभी, हमारी पुरानी खेती है और हम वापिस उसी पे आ रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट 10 मिनट में बहुत शॉर्ट में आपको थोड़ा रिसर्च फाइंडिंग्स क्या क्या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में इसके ऊपर हुई हैं और क्या हमारी फाइंडिंग्स आई हैं उसके ऊपर थोड़ा बात करने की कोशिश करता हूँ। नेचुरल फार्मिंग विद नेचर, नो केमिकल्स, नो other things except the natural things, that is natural farming. 3 principles, that is sustainability, sustainable agriculture, regenerative agriculture और carbon sink agriculture. जो carbon sink agriculture है, that is managing agricultural soils as carbon sink, जो सबसे important है। shores, जो हर्ट है हमारे शरीर का, वो सॉइल का हर्ट जो है वो कार्बन है। तो इसके इम्पोर्टेंस नेचुरल फार्मिंग में है। एडवांटेजेस जैसे भी साहब ने बताया, हमें सबको क्वालिटी फूड चाहिए तो नेचुरल फार्मिंग से आएगा। जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन आया उसने हमारी ज़मीन भी, एटमॉस्फेयर भी, पानी भी सब खराब कर दिया। तो उसको ठीक करने के लिए हमें नेचुरल फार्मिंग के ऊपर आना पड़ेगा। ये इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इश्यूज़ विद कन्वेंशनल फार्मिंग, इसका यही इश्यूज़ है कि हमने सारे ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज किया, बायोडाइवर्सिटी का लॉस किया, कंटेमिनेशन किया फूड, फीड और सॉइल में, पानी में। अपना जो ग्राउंड वाटर है, वेरी देर इज, जहाँ पे ख़राब पानी है, बैड क्वालिटी वाटर है, वहाँ पे वाटर टेबल ऊपर आ रही है, जहाँ गुड क्वालिटी वाटर है वहाँ वाटर टेबल नीचे जा रही है। तो ये इश्यूज़ हमारे सारे ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से आए। दो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने उस टाइम ज़रूरत थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन की, हमारी भूखमरी थी, हमारा देश भूखा था, तो उसको पेट भरने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन की ज़रूरत थी। अब हमारा पेट भर चुका, हम दूसरे देशों को सरप्लस है, हम दे रहे हैं। तो जैसे भी साहब कह रहे थे, हमें क्वालिटी फूड प्रोड्यूस करना है। और जो नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे, जो ये कॉलेज के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बैठे हैं, इनके लिए ये पिज़्ज़ा बर्गर से हटा करके हमें हमारे पुराने फूड के ऊपर लाने हैं। ये जिम्मेवारी हम लोगों की है। तो उसके लिए हमें नेचुरल फार्मिंग की ज़रूरत है। अब मार्केट ग्रोथ है, अब बात करते हैं कि इंडियन मार्केट में कहाँ तक ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की देखो ग्रोथ। अबाउट 2500 मिलियन US डॉलर्स आज के दिन हमारी मार्केट है, और ये आगे और बढ़ती जाएगी, बहुत क्विक रेट में बढ़ गई। 200 इन 2018, देन 850 हो गया 20 में, अभी देखो 2500 के करीब पहुँच गया, अगले साल 2600 हो जाएगा। तो इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट बढ़ रही है, ये अच्छी बात है, इट्स ए गुड साइन। स्टेटस देखिए आप, ये जिससे स्टेट्स हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन स्टेट्स में सारे में और नेचुरल फार्मिंग हो रही है। अब गुजरात का ही एग्जांपल लेते हैं, हाईएस्ट एरिया इन नेचुरल, अंडर नेचुरल फार्मिंग। और जब फार्मर्स हैं वो भी करीब 2.5 लाख फार्मर्स जो है वो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं गुजरात में।
तो ये डिफरेंट स्टेट्स का मैंने डेटा लिया है, करंट डेटा है ये। और यदि हम पूरे देश की बात करें तो करीब 10 लाख हेक्टेयर एरिया नेचुरल फार्मिंग में है और करीब 16,78,000 फार्मर्स जो है वो नेचुरल फार्मिंग की खेती कर रहे हैं देश में। ये पिलर्स जो जीवामृत, बीजामृत, घमजीवामृत, ये 3 चीज़ ज़्यादा ज़रूरी जो मैं जिस पे जोर ज़्यादा देना चाहता हूँ, तो मल्चिंग, इंटरक्रॉपिंग और वापसा, ये 3 पिलर्स जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट अंडर नेचुरल फार्मिंग। निमअस्त्र, अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये सारे उसके। अब ये जो इनपुट फॉर्मुलेशंस हैं ये जो सुभाष पालेकर जी नेचुरल फार्मिंग के उनके दिए हुए ये हैं कि उन पे क्या क्या चीज़ होता है, जैसे बीजामृत किससे बनता है, जीवामृत किससे बनता है। तो ये मोस्ट अडोप्टेड जो चीज़ें हैं वो मैंने इस स्लाइड में थोड़ा दिखाया है। तो बीजामृत में अब काऊ यूरिन है, काऊ डंग है, चूना है। जीवामृत में काऊ यूरिन, काऊ डंग, बेसन, गुड़ और सॉइल। हमने अपने एक्सपेरिमेंट्स में भी ये देखा है कि इनका इफ़ेक्ट सॉइल माइक्रोब्स की डेवलपमेंट में अच्छा होता है। मैं थोड़ा सा डेटा दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का मैंने डेटा लिया है, तो कलेक्ट किया है थोड़ा रेफरेंसेस, तो उसके बेस पे हम थोड़ा सा ज़्यादा बात करेंगे। न्यूट्रेंट कंटेंट का जहाँ तक बात है, आप मेजर न्यूट्रेंट्स जो हमारे NPK हैं वो आपको घनजीवामृत में ज़्यादा हैं, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जिंक, कॉपर और आयरन वगैरह वो आपके वर्मी कंपोस्ट में ज़्यादा है। और अब तक हमारे पास NPK की कमी थी सॉइल्स में, लेकिन आज के समय में या आगे आने वाले समय में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी ज़्यादा होती जा रही। तो अल्टीमेटली हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पे या नेचुरल फार्मिंग पे आना ही पड़ेगा, कोई चारा हमारे पास नहीं है। जो ज़मीन हमारे बाप दादाओं ने हमें दी, हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम जो नेक्स्ट जनरेशन जो हमारे बच्चे हैं उनको उससे बेटर दें। बेटर नहीं दे सकते तो कम से कम जैसी ज़मीन हमें मिली वैसी ज़मीन दें। तो उसके लिए हमें नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आना पड़ेगा। देयर इज़ नो सेकेंड ऑप्शन। न्यूट्रेंट कंटेंट, डिफरेंट ऑर्गेनिक फार्मुलेशंस का ये न्यूट्रेंट कंटेंट कुरुक्षेत्र में भी गवर्नर साहब के जो फार्म है उसका भी डेटा हमने लिया है, उन्होंने भी ये कंटेंट निकाले हैं, हमने हमारी यूनिवर्सिटी में भी निकाले हैं। तो ये NPK कंटेंट या जिंक के कंटेंट जो डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में हैं ये स्टैंडर्डाइज हैं, बट इट डिफर्स फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन, फार्मर टू फार्मर। हर एक फार्मर के पास इतना नहीं, ऐसा नहीं आएगा, उसका डेटा कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कुछ कम भी हो सकता है। लेकिन हमारी लैब में और कुरुक्षेत्र की लैब में ये डेटा आया है। अब जो रिसर्च फाइंडिंग्स जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ डिटेल में, ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से मैंने डेटा लिया है जो साइंटिस्ट उन पे काम करते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में आप ये देखिए कि इनमें जीवामृत, घनजीवामृत और मल्चिंग का जो कम्बिनेशन है वो व्हीट प्लस ग्राम इंटरक्रॉपिंग में बेस्ट आया है। और इंडिविजुअल भी बात करें तो भी अकेले व्हीट में भी और ग्राम में भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, उसमें भी ये बेस्ट आया। वर्बल उस साइंटिस्ट ने मुझे बताया है। इसी तरह इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जिस पे हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि हमारी सॉइल माइक्रोब्स के ऊपर जो है ना उसकी डेवलपमेंट हमारी ख़त्म हो रही है, तो उस पे भी ये जो 17 नंबर है घनजीवामृत, जो जीवामृत और मल्चिंग, इसमें आपका बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिस और जो दूसरा डिहाइड्रेनेज है, ये सारी एक्टिविटी, सारे बैक्टीरिया, फंजाई ज़्यादा पाए गए हैं बदनिस्बत दूसरों से। कंट्रोल में भी हमने देखा है। और इसी तरह ये पालमपुर की जो डेटा है व्हीट क्रॉप में, उसमें भी जीवामृत 20% सॉल्यूशन का 2 वीक के इंटरवल पर ये बेस्ट पाया गया है। इसी तरह ये लुधियाना पंजाब का डेटा है, तो पंजाब के डेटा में केमिकल फर्टिलाइज़र का ज़्यादा इफ़ेक्ट पाया गया है, क्योंकि वहाँ की जो खेती है, वहाँ का जो किसान है वो अभी नेचुरल फार्मिंग पे नहीं आया है। लेकिन इसी की जगह जो आप ये देखिए कि जो जीवामृत है उसमें दोनों क्रॉपिंग सिस्टम में राइस व्हीट एंड मेज व्हीट के ऊपर जो जीवामृत है उसके ऊपर जो बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा पाए गए हैं। तो जिस पे हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं
वो हम बैक्टीरिया पे दे रहे हैं, सॉइल हेल्थ पे दे रहे हैं, वाटर हेल्थ पे दे रहे हैं, इन्वायरमेंट पे दे रहे हैं, तो वो आपको जीवामृत में बोथ सॉइल एप्लीकेशन एज वेल एज फोरियल एप्लीकेशन में आपका बेटर पाया गया है। इसी तरह आप ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में देख लीजिए, ICM इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट इज़ फाउंड बेटर। इसी तरह तमिलनाडु के अंदर भी आपका फोलियर स्प्रे ऑफ जीवामृत एट 5% इज़ फाउंड बेटर। गुजरात में आप देख लीजिए, आपका 75% रिकमेंडेड नाइट्रोजन डोज के साथ यदि आप दूसरी चीज़ें लेते हैं तो ये इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह गुजरात के अंदर जो नेट रिटर्न है वो भी आप देख लीजिए, इसका ज़्यादा आया है। पालमपुर में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, ये ब्लैक ग्राम के बारे में है। महाराष्ट्र के अंदर भी जीवामृत 400 लीटर पर हेक्टेयर सॉइल एप्लीकेशन इज़ फाउंड बेटर। इसी तरह पालमपुर के हम डिस्कस कर दिया। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो विशाब ने भी बताए और वो हम लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। ज़रूरत है सिर्फ उनकी एप्लीकेशन की। आपको हाउ टू अप्लाई एक नेशनलिज्म चाहिए, देशभक्ति की भावना चाहिए, ताकि हम अपनी धरती माता को बचा सकें। नेचुरल फार्मिंग के जो कंक्लूजन है वो यही है कि नेचुरल फार्मिंग इम्प्रूव्ड माइक्रोबियल पॉपुलेशन। नेचुरल फार्मिंग इन कॉम्बिनेशन विद द केमिकल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग गिव्स बेटर रिजल्ट्स, बट इन द इनिशियल ईयर्स आप 3-4 साल तक इसको कर सकते हैं, उसके बाद में नेचुरल फार्मिंग गिव्स गुड रिजल्ट्स। और लो इनपुट्स जो क्रॉप्स हैं जैसे ग्राम है, सोयाबीन है, ब्लैक ग्राम है, पिजन पी है, हमने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा है कि इन दीज क्रॉप्स द नेचुरल फार्मिंग और द ऑर्गेनिक फार्मिंग गिव्स बेटर रिजल्ट्स। सो दिस वाज ऑल विच आई वांटेड टू discuss with you in the 10 minutes which has been allotted to me. So the time was short. I wanted to discuss in detail. Thank you very much. Thanks. Thank you. Thank you, Dr. Nandwal, for understanding the time limitation and so much such good information that you shared with us. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आगे चलते हैं, श्री रतिलाल शेठिया जी को बुलाना चाहूंगा हमसे आके हमें नेचुरल फार्मिंग के बारे में कुछ बातें बताएं। थैंक यू। और सर आपको भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा 10 मिनट। नमस्कार बधाने, जय गौ माता। आज આપણે નેચરલ ફાર્મિંગ ને એક સેશનની અંદર આપણે બધા ડાયસ પર પ્રોગ્રામ બિરાજમાન સાહેબગણ તથા આમંત્રિત બધા મિત્રો, નેચરલ ફાર્મિંગનો વિષય અત્યારે જે ચાલી રહ્યો છે, મારી ખાલી જર્નીની વાત કરું તો મેં 1995થી 12 સાયન્સ એક્ઝામ પાસ કરી ને ખેતી ચાલુ કરી। પપ્પાને વખતે કહેવાનું થયું ભાઈ આપણે કોઈ નોકરી નથી કરવી, ખેતી કરવી છે, એટલે પપ્પાની સાથે પરંપરા ખેતીમાં હું જોડાઈ ગયો ને 1995થી કરી ને 2008 સુધી અલગ અલગ ખેતી, આખી કેમિકલ ફાર્મિંગ, અલગ અલગ વેજીટેબલ્સ, વચ્ચે બે મોટા મોટી એક આપત્તિમાંથી પસાર થયા, એક સાયક્લોન, કંડલા, અર્થક્વેક, બધા જ પાસાઓમાંથી નીકળી ને 2008 સુધી આખું કેમિકલ ફાર્મિંગ કર્યું। કેમિકલ ફાર્મિંગની અંદર મેઇન ક્રોપ મારો વેજીટેબલ્સ હતો। વેજીટેબલ્સની અંદર એટલું બધું પેસ્ટિસાઇડ, ફર્ટિલાઇઝર ને હર્બિસાઇડ ને એટલું યુઝ કરતો હું। એક વખતનો સમય આવ્યો કે 40-50 લાખ રૂપિયાનું વર્ષની અંદર મારું ખર્ચો થતો હતો। ત્યારે એક ક્રોપ હતો મેન, આખી મારી જે ગેમ ચેન્જ થી તમને વિચાર કરું, વાત કરું તો ભીંડાનો ક્રોપ હતો। ભીંડાની અંદર આપણે બધાને ખબર છે દર 4-5 દિવસે ફર્ટિલાઇઝર, પેસ્ટિસાઇડ આ બધું જરૂર પડતું હોય છે ને હાર્વેસ્ટિંગ બી એનું હર એક દિવસ છોડીને એક દિવસ હાર્વેસ્ટિંગ કરવું પડતું હોય છે। તો સતત પેસ્ટિસાઇડના સ્પ્રેના કારણે મને વિચાર આવ્યો, હું જ્યાં 4 દિવસ 5 દિવસ ફિલ્ડમાં આપણે કેમિકલ છાંટ્યા પછી ઉપયોગ નથી કરવાનો, એની બદલે અત્યારે સાંજે દિવસના હાર્વેસ્ટિંગ થતું હોય ભીંડો ને સાંજે માર્કેટમાં જાય, સવારે ઓક્શન થઈને 10-11 વાગે 12 વાગે આપણે બધા ભોજનમાં એને લઈ લેતા હોઈએ। તો ત્યારે મને એવું થયું કે હું કંઈક લોકોને ઝેર ખવડાવી રહ્યો છું, એવું મને એક માઇન્ડસેટ આખું એવું વિચાર થયો। તો આને કરતાં કંઈક શું ઓપ્શન થઈ શકે બીજો કેમિકલ ફાર્મિંગથી? તો ઘણું બધું ત્યારે આ નેચરલ ફાર્મિંગ એવો વિષય બીજો કંઈ ખ્યાલ જ નહોતો। ત્યારે ઓર્ગેનિક ખેતીનો એક એવો ખ્યાલ હતો, ઓર્ગેનિક ખાતર આવતા, ઓર્ગેનિક દવાઓ આવતી।
તો એ તરફ ચાલુ કર્યું, ભાઈ નક્કી કર્યું ભાઈ હવે દવા તો વાપરવી જ નથી, એટલે ઓર્ગેનિક ખાતરો દવાનું ચાલુ કર્યું. તો એમાં ઘણા બધા ટ્રાયલ કીધા, ખર્ચો ખૂબ વધ્યો, પણ 2012 સુધીમાં જેટલી જોઈએ એટલી સફળતા મને મળી નહીં. તો ધીરે ધીરે એ પ્રેક્ટિસ ચાલુ હતી. ત્યાં 2012ની અંદર એક જીવામૃતનો એક ફોર્મ્યુલા મારા હાથમાં આવી. ત્યારે જીવામૃત કે નેચરલ ફાર્મિંગ, પ્રાકૃતિક ખેતી, આવો કોઈ શબ્દમાં ખ્યાલ ન, ખાલી જીવામૃત એટલે જીવામૃત. તો મારા પપ્પા કિસાન સંઘમાં જોડાયેલા, એટલે એને ત્યાંથી લઈ આવ્યા ફોર્મ્યુલા. કે એક ભાઈ આવીને વાત કરતા હતા કે જીવામૃતથી આવો એટલો બધો બેનિફિટ થઈ શકે. પપ્પાને કીધું આમાં કાંઈ ના થાય, 10 કિલો ગોબર છે, આપણે જે કરીએ છીએ કરવા દો. પણ મને કે તું બનાવતો ખરો કે? તો 4 દિવસ અમારી ડિસ્કસ ચાલી. તો પ્રેક્ટિસ કરી, ધીમે ધીમે એનું આપણે એના રિઝલ્ટ લીધા. તો બેસ્ટમાં બેસ્ટ રિઝલ્ટ મળ્યું જીવામૃતનું એ ટાઈમે. ત્યારે આ 5 આયામો કે એવું બીજું કાંઈ, ખાલી જીવામૃત એટલે જીવામૃતનો ધીમે ધીમે ઉપયોગ કરતા ગયા ને એની અંદર ઘણી બધી મુશ્કેલો પડી. પણ એક મગજમાં ખીલી મારી દીધી હતી કે મારે 40-50 લાખ તો ઓલરેડી માર્કેટ માટે દવા, ખાતર, ફર્ટિલાઇઝર, પેસ્ટિસાઇડ માટે વાપરવાના હતા જ, એગ્રો માટે. જ્યાં સુધી 40-50 લાખનો ખર્ચો મારો પ્રોડક્શન ડાઉન થશે ત્યાં સુધી હું 0 છું. એટલે સતત એમાં પ્રેક્ટિસ વધારતા ગયા, ખૂબ એમાં એક્સપિરિયન્સ મળ્યા, પણ હિંમત છોડી નહીં. ને 2015-16માં આપણી ગુજરાત સરકાર દ્વારા એક ગાંધીનગર સુભાષ પાલેકર સાહેબની એક શિબિર લાગી. એટલે ત્યાં શિબિર આવીને મેં શિબિર ભરી 5-7 દિવસનું આખું. એટલે આપણી ઘણી બધી જે ગલતીઓ હતી એ બધી આખી ત્યાં આપણે એકદમ ક્લિયર થઈ ગઈ. ભાઈ આપણી ઘણી બધી ગલતીઓ છે કે આખું જમીનનો બેઝ શું છે એ જ ખબર નથી, ભલે ખેતી કરતા હતા બાપદાદા વખતે. આજના કિસાનોને આ જ વસ્તુ ખબર નથી, જમીનનો જે 5-10 ઇંચનો લેયર છે એ જ કોઈને ખબર નથી. તો આ બધી આપણને આખું વસ્તુ જાણવા મળ્યું. ત્યારથી મેં પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરી. ને ત્યારે બધા અલગ અલગ ક્રોપ હતા આપણા, પણ મેં એમાં જે પંચસ્તરીય મોડલ આપણે જે ત્યારે સમજાવવામાં આવ્યું એના ઉપર ખૂબ અભ્યાસ કર્યો. કારણ કે 2002 થી 3-4ની અંદર હું વચ્ચે ખેતી છોડીને થાકીને બોમ્બે જતો રહ્યો બિલ્ડર લાઇનમાં. પણ બોમ્બેની બિલ્ડર લાઈફ જોઈને મારું તો મેં કીધું 6-8 મહિના પાછું આવી ગયું. આપણું એને અડધો રોટલો ખાશું પણ ગામડે રહેશું, આવું નક્કી કર્યું. તો બિલ્ડરો ત્યાં મેં જોયેલું હતું કે ભાઈ એના સ્ક્વેર ફીટ જે બિલ્ડર, સુપર બિલ્ડર બધા સ્ક્વેર ફીટમાં બધી બિલ્ડિંગોમાં ફ્લેટ વેચે છે. તો મેં કીધું આપણા જોડે 43,000 સ્ક્વેર ફૂટ તો જગ્યા છે જ ઓલરેડી જમીનમાં 1 એકરમાં, તો આપણે એને કેમ મેક્સિમમ ઉપયોગ કરીએ. આવું એક ધીમે ધીમે ત્યાંથી ડિઝાઇન બનાવી અને આ 75 મોડલમાં આખું ફિટ કરતો ગયો. તો આપણે અત્યારે ખેડૂતોનો મેક્સિમમ પ્રોબ્લેમ જે છે વીડનો, અત્યારે નિંદામણનો, ને મોટો ખર્ચો અત્યારે લેબર ખર્ચ છે, આપણી વીડી સાઇડ છે, હર્બીસાઇડ માટે આના માટે વપરાય છે નિંદામણનાશક. તો મેં વિચાર્યું કીધું નિંદામણ થાય છે તો એની જગ્યાએ આપણે મેથી, દાણા કોઈ બી ક્રોપ કરીએ તો કંઈ થવું જ પડે ને. ઘણા બધા ખેડૂતોની માન્યતા એ છે કે 75 મોડલ આના નીચે આ નહીં થાય, આના નીચે આ નહીં થાય. તો મેં તો ઘાસ થાય છે તો કંઈક તો થવું જોઈએ આપણે નાખીએ. તો આ બધી પ્રેક્ટિસ કરી ધીમે ધીમે આખું એના ઉપર ડિઝાઇન બનાવતા ગયા. ને આખું 75 મોડલ એવું મોડલ બનાવ્યું કે ઇંચનો ઉપયોગ કરી. ને અત્યારે ઘણા બધા મારા ખેડૂતો પર, અત્યારે મારા ફાર્મ ઉપર આપણા અહીંયાથી ઘણા બધા મિત્રો બી વિઝિટ કરેલી છે ને 5,000+ ખેડૂતોને બી ટ્રેનિંગ કરી છે. હિમાચલના નોન યુનિવર્સિટીના સ્ટુડન્ટોને બી 12 દિવસની આપણે નેચરલ ફાર્મિંગ અને એગ્રો ટુરિઝમ ઉપર ટ્રેનિંગ કરેલી છે. તો એ લોકોને સમજાવ્યું ભાઈ હવેલી જનરેશને જો આપણે ખેતીમાં લઈ આવીશું તો વીઘાને એકર ઉપર આટલું પ્રોડક્શન છે નહીં. મેં એક સૂત્ર બનાવ્યું કે ભાઈ નેચરલ ફાર્મિંગમાં આવું છે, નવું જનરેશને ફૂટે 25 રૂપિયા મળે છે. કેટલા? 25 રૂપિયા. એકરે 10 થી 12 લાખ રૂપિયાનું પ્રોડક્શન. ને એની સામે આખું આપણે એને મોડલ બતાવ્યું. ભાઈ તમે ગણી લો ખેતરની અંદર કે ભાઈ હું કહું છું એ માનવાનું નથી. ખેતર ઉપર આવો ને લોકો કાન પકડે છે, સ્ટુડન્ટો, ખેડૂતો ઘણા બધા અહીંયા બધા આપણા મિત્રો વિઝિટ કરેલી હશે ને ઘણા બધા આવે છે. તો હવે નેચરલ ફાર્મિંગ એક સક્સેસ જ છે. જે 5 આયામો છે એના પ્રોપર આપણે ઉપયોગ કરીએ તો એક ખાલી 2 વિડીયો નેક્સ્ટ બતાવી દે. અમે એક મારું ફાર્મનો વિડીયો છે, પછી એક જીવામૃતનું છે. તો લાર્જ સ્કેલની અંદર આખું એક ઓટોમાઇઝેશન બનાવડાયું છે 25,000 લીટર સિસ્ટમનું જીવામૃત. મિક્સ ક્રોપિંગ આખું આપણું આ 75 મોડલ. मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उबले उबले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उबले उबले हीरे मोती. જીવામૃત પ્લાન્ટ છે ઓટોમેટિક આખો 25,000 લીટર સિસ્ટમનો.
પંચસ્તરીય મોડલ જે અત્યારે 10 થી 12 લાખની વાત કરીએ છીએ આ કોઈ. बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, क्यों लगे कहीं शहनाई बजे, कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, की तरह खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जब चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया था तेरा। તો આ રીતે જે આખું જે મોડલ છે કે મેં તમને વાત કરી ને 25 રૂપિયા ફૂટે જે પંચસ્તરીય મોડલની અંદર શક્ય છે એવો આપણા કને 5 લાખ રૂપિયા કરીને છેક 15 લાખ રૂપિયા સુધી અલગ અલગ પર એકરે એવો આપણે મોડલ બનાવ્યા છે. ટોટલ 60 એકરની અંદર આપણી લેન્ડ છે આખી. તો પંચસ્તરીય મોડલની અંદર આપણા જે બધા જ કોન્સેપ્ટ આપણે જે 5 પાયાના આચ્છાદન છે, મલ્ચિંગ છે, જીવામૃત છે, ઘન જીવામૃત છે. હવે અમારે તો આજે અગ્નિસ્ત્ર બ્રહ્માસ્ત્ર જે છે હવે જમીનને જેટલી બધી એક ફર્ટિલિટી એને થઈ ગઈ છે જોરદાર, તો કોઈ પેસ્ટ કે જીવાતની કોઈ પ્રશ્ન જ નથી થતો. ને અત્યારે જે ગમે એટલો વરસાદ થાય, હમણાં સાહેબે વાત કરી કે આ એસિડ તો અમને કાંઈ ખબર નથી પડતી, પણ જે રૂટની અંદર બોન્ડિંગ હોય છે જે, તો જે અમારા આપણે બિફોર જે વાવાઝોડું આવ્યું લાસ્ટ ટાઈમ, તો અમારા ખારેકનો બગીચો પર ખૂબ માલ લાગેલો, 200-300 કે એક પ્લાન્ટ ઉપર માલ લાગેલો હતો. અમને એમ હતું આખો બગીચો 2 દિવસ સુધી વાવાઝોડું હતું તો ફાર્મ પર જઈ જ ના શક્યા. તો અમને ઘરે બેઠા એવો શંકો હતો કે ભાઈ અમારો બગીચા સૂઈ ગયો, આખો બધા પડી ગયા છે ઝાડ, પણ સાહેબ એક પણ ઝાડ નહોતું પડ્યું. ત્યારે વિચાર લોકોના ખૂબ કચ્છની અંદર નુકસાન થઈ હતું, પણ અમારા ખારેકના બગીચાની અંદર એક પણ પ્લાન્ટ કોઈ નહોતો પડ્યો. કારણ કે આ જે તમે સાહેબ કીધું કે રૂટ ઝોનની અંદર એકબીજાને સપોર્ટિંગ જે કઈ એસિડ અમે નથી જાણતા, આજે મને જાણવા મળ્યું કે એસિડને કારણે જીવામૃત વપરાય છે, તો આ બોન્ડિંગ પકડી રાખ્યું ને સરસ એવું આખો બગીચો અમારો ટકી ગયો. એટલે નેચરલ ફાર્મિંગ એ કોઈ શંકાનું કોઈ સ્થાન નથી, જબરજસ્ત સક્સેસ મોડલ જ છે, સક્સેસ પ્રેક્ટિસ છે. ખેડૂતોને અત્યારે અમારા ટ્રેનિંગમાં બીજા અમે કહીએ છીએ, આપણે ખાલી સાહેબ તમને કહી દઉં 2030 સુધી ખાલી મજૂરી કરવાની છે, ત્યાં સુધી પછી કોઈને શીખવાડવાની જરૂર જ નથી. સામેના ઉપભોક્તા તરફથી બી એટલી ડિમાન્ડ આવવાની છે અને ખેડૂતો તરફથી, કારણ કે બીજો ઓપ્શન જ નથી આના સિવાય. અત્યારે જેટલી વૈશ્વિક સમસ્યાઓ જેટલી છે આપણી ચારે બાજુ, એનું ટોટલી સમાધાન એક પ્રાકૃતિક ખેતી છે, સક્સેસફુલ છે. અમારું આત્મવિશ્વાસ છે, અમે જે મોડલ ઊભું કરી ચૂક્યા છીએ ને ગમે ત્યારે આપણા બધાના આમંત્રણ છે, ઇન્વિટેશન છે, ગમે ત્યારે આવો કચ્છની અંદર તો તમે બચાવો. મારું કચ્છની અંદર પેલું ફર્સ્ટ એન્ટ્રીમાં જ છે, તો ઘણા બધા સૂત્ર બી છે, કચ્છ નહીં દેખા તો કુછ નહીં દેખા. તો એક વખત આવો, ખાસ મુલાકાત લ્યો. બધાને જય ગુરુદેવ. ખૂબ ખૂબ આભાર શ્રી રતિલાલજી. આપણે આગળ વધીએ. હું બોલવા માંગુ છું ડોક્ટર રવિકાંત શર્માજી, એસોસિએટ ડિરેક્ટર રિસર્ચ એન્ડ પ્રોફેસર ઓફ સોઇલ સાયન્સ. સર.
respected Honorable Vice Chancellor, dignitaries on the desk and off the desk, प्यारे किसान भाइयों, dear students. I am talking about the status and scope of the natural farming. First, I want to say, सबसे पहले मैं ये किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि अपना माइंड सेट करें कि ये नेचुरल फार्मिंग पॉजिटिव रहेगी, तब तो आप नेचुरल फार्मिंग में होगी सक्सेस. अदरवाइज अगर शुरू में ये हो कि नहीं, ये पता नहीं क्या होगा, तो फिर ये इसमें नेचर पॉजिटिव, दिस इज नेचर पॉजिटिव फार्मिंग. तो दिस इज एक जापानी जो डू नथिंग फार्मिंग के नाम से किया था, जापानीज फार्मर ने, और उसके वन स्टोरी रिवोल्यूशन में जो ये दिया था कि उसने 4 प्रिंसिपल दिए थे: नो कल्टीवेशन, नो केमिकल फर्टिलाइजर, नो वीडिंग, नो डिपेंडेंस. उसने तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हाई पावर कमेटी ने अभी नेचुरल फार्मिंग में एक वीडिंग अलाउ कर दी. वीडिंग के बाद उसके बाद में आप मल्चिंग 80% सरफेस कवर शुड बी सरफेस कवर बाय द स्ट्रो मल्च, जब तो आपके वीड्स ग्रो नहीं होंगे. अदरवाइज अगर उसमें 50% या 60% रहा तो वीड्स ग्रो हो जाएंगे और फिर वो नेचुरल फार्मिंग में थोड़ी दिक्कत आई. तो ये चीज़ लेबोरियस, बट इसमें क्या है कि रोजगार एम्प्लॉयमेंट मिलता है. तो दिस इज ये डेफिनेशन जो नीति मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेल ने दी थी कि केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग सिस्टम, वेरी लो कॉस्ट इनपुट्स. ये काउ सेंट्रिक फार्मिंग है जो कि, और काउ भी इंडिजीनियस नेटिव काउ, उसमें होलिस्टीन HF वगैरह, जैसे नॉर्थ ईस्ट में HF का काउ डंग यूज होता है, पर उसके जो माइक्रोब्स है वो डे बाय डे जल्दी डिक्लाइन होते हैं. उसमें जीवामृत है, घन जीवामृत में, इसका नहीं, नेटिव काउ में वो इतनी जल्दी डिक्लाइन नहीं होते हैं. तो इसके नेटिव काउ को इसमें उपयुक्त माना गया है. देन ये डेफिनेशन ये बेसिकली नेचुरल फार्मिंग बेस्ड ऑन द एग्रो इकोलॉजिकल रीजन स्पेसिफिक है. एक रीजन से दूसरे रीजन में नेचुरल फार्मिंग का कंसेप्ट चेंज हो सकता है. और उसके जीवामृत, जैसा कि मेरे अर्लियर स्पीकर ने कहा कि हर एक जगह जीवामृत बीजामृत के कंपोजिशन में भी दिक्कत आएगी. तो ये एग्रोलॉजिकल बेस्ड फार्मिंग, और ये 5 ग्रेट एलिमेंट्स जिसमें आपके लैंड, वाटर, एनर्जी और एयर और स्पेस पे डिपेंड है. तो ये डेफिनेशन, दिस इज ABCD ऑफ नेचुरल फार्मिंग. फर्स्ट, अवॉइडेंस ऑफ केमिकल एंड मैन्यूर्स. फर्स्ट, मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी. थर्ड वन, C for cultivation practices. D for decomposition of manures. E for economical and natural farming is economical because it's a low cost farming. Input cost is low. That's why it is a beneficial. Friendly to farm family and Panchbhuta Tattva, and grown to adoption of natural risk as holistic. It is a holistic approach and inclusive towards the oneness to universe. This is the history of, सबसे पहले जो डू नथिंग फार्मिंग आया, फिर अल्बर्ट हावर्ड ने जो एंशिएंट एग्रीकल्चर उसमें डिकम्पोजिशन, देन कृषि सुक्ति से वृक्ष आयुर्वेद आया, देन पद्मश्री सुभाष पालेकर मेथड जो SPNS एंड जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का हुआ, देन ऋषि कृषि है. उसके बाद भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति एंड नाउ विद नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग जो कि नवंबर 2024 से स्टार्ट हुआ. दीज आर द पिलर्स ऑलरेडी डिस्कस्ड. और दिस और इसमें मैं आपसे जो ऐड करना चाहूँगा कि इसमें नेचुरल फार्मिंग शुड इंटरक्रॉपिंग, और 1 ईयर मोर देन 8 to 10 क्रॉप्स. एक साल में होल द ईयर 8 से 10 क्रॉप उसके खेत पे होनी चाहिए. जैसे मैं अभी उनके फार्मर के देख रहा था कि इंटरक्रॉपिंग भी थी, देन मल्टी लेयर भी सिस्टम था. तो उस केस में ये बेनिफिशियल अवश्य होगी. ये जीवामृत बीजामृत जैसे ऑलरेडी डिस्कस हो, क्योंकि टाइम की कमी होगी. आच्छादन से आपके ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होगा, माइक्रोब्स उसमें कंजर्व टॉप सॉइल्स एंड इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ सॉइल बायोटा. एंड इंटरक्रॉपिंग से आपके, क्योंकि इंटरक्रॉपिंग मेनली इसमें लेग्यूम का इंक्लूजन होता है, लेग्यूम का इंक्लूजन से नाइट्रोजन इसमें इंक्रीज होती है. इसका दिस इज बेनिफिशियल. दिस इज फ्यूचर ऑफ
नेचुरल फार्मिंग। तो इस ये क्योंकि इतना टाइम लिमिटेशन है, दिस द नेचुरल फार्मिंग 13 प्रिंसिपल्स और 10 एलिमेंट्स पे बेस्ड है, जिसमें आपके इकोनॉमिक, सॉइल हेल्थ, एनिमल हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी और कनेक्ट। क्योंकि अगर बायोडाइवर्सिटी, इसके जो मेरा एक्सपीरियंस है कि खेत की मेड़ के चारों तरफ प्लांटेशन होता है, वृक्ष वगैरह, तो उससे क्या है, जो भी अच्छे वर्ड्स आते हैं या उससे उसको उनका होता है और वो आपके फसल को फायदा भी पहुंचाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस, नेचुरल फार्मिंग इज ए साइंस, इज ए सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, सोशल मूवमेंट, तो इज ए कन्वर्जेंस विथ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। although there was a organic, earlier there was a organic फार्मिंग, मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, पर उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा थी, इस कारण जो आपके उसके बेनिफिट कॉस्ट रेट्स होता है वो कम आता था। अगर किसी ने वर्मी कंपोस्ट, तो उसके लिए घन जीवामृत, बीजामृत, जो कि उसी फार्म पे, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है कि जो भी नेचुरल फार्मिंग में होगा, फार्मर्स के फील्ड पे होगा, चाहे 10 पन्नी बनाया जाए बायो पेस्टिसाइड में, तो 10 पौधे उसके बफर जोन में, इसमें बफर जोन, ट्रैप क्रॉप, कवर क्रॉप्स, इससे मेन कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल फार्मिंग। तो ये कुछ मैंने डिफरेंस बताया था कि इसमें नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग आउटसाइड से कुछ भी ला सकते हैं वर्मी कंपोस्ट, जबकि नेचुरल फार्मिंग अगर गाय रहेगी तो गाय से गोबर, क्योंकि 10 किलो गोबर जैसे आपने बताया, तो और गोमूत्र और बेसन अगर पल्स ग्राम करेगा तो बेसन हो जाएगा, जगेरी। उसमें ये भी है कि आप जो शुगर केन लगाएं तो उससे उसका भी है, उसका रस डाल सकते हैं। तो ये सब उससे वहीं का फार्म पे मिल जाए, दैट्स वाई इट इज लो कॉस्ट। ये कुछ जो पहले अर्लियर फार्मिंग थी, ऋषि कृषि, होमा फार्मिंग, पंचगव्य कृषि, आप सभी जानते हो, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, परमाकल्चर, वेगेनिस जस्ट अपोजिट द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये कंपोनेंट है जो ऑलरेडी ननवाल साहब डिस्कस कर चुके हैं, वीसी साहब इस पे बताया कि डाइवर्सिफाइड इसके क्रॉपिंग सिस्टम मेनली इसमें जो अभी दिक्कत आ रही है वीड मैनेजमेंट की है, क्योंकि वीड मैनेजमेंट, पर वो वीड मैनेजमेंट जैसे कि मैंने कहा कि मल्चिंग अगर 80-90% सॉइल सरफेस कवर है तो वो वीड्स वहाँ ग्रो नहीं होंगे और उससे वीड मैनेजमेंट सही हो जाए। ये जैसे गवर्नमेंट ने केपी पद्धति स्टार्ट की, उसके बाद यूनियन बजट में इसमें आपके ये नेचुरल फार्मिंग को प्रायोरिटी दी, जिसमें कि आपके केमिकल फर्टिलाइजर को, और 12 लाख हेक्टेयर इसमें अभी लैंड कवर कर चुके हैं। और तो ये जल्दी ये कुछ स्कोप है कि एनवायरमेंटल स्कोप, इकोनॉमिक, देन मैं कुछ रिजल्ट्स बता देता हूँ जो मेरे फार्म के हैं। ये नेशनल ये नेशनल मिशन में क्या है, ये जस्ट यू सी, हमने शुरू में 22 और 21 में एक एक्सपेरिमेंट लिया था, इसमें बीजामृत अलग था, जीवामृत अलग था, और जो आपको बीच में दिख रहा है कि कंप्लीट नेचुरल फार्मिंग, इसमें नेचुरल फार्मिंग के काउपी प्लस मेज वो लिया था, और इसमें काउपी इंटरक्रॉपिंग थी, इसका दैट्स वाई इट इज गैव मोर यील्ड, काउपी इक्विवेलेंट यील्ड, सिस्टम इक्विवेलेंट यील्ड और फनल इक्विवेलेंट यील्ड में भी ये कंप्लीट नेचुरल फार्मिंग, क्योंकि इसमें इंटरक्रॉपिंग थी। बाकी जो आपके कंट्रोल एनपीओ, आईसीएम ट्रीटमेंट इंटरक्रॉपिंग, और इसके बाद जो नेक्स्ट 21 में एक एक्सपेरिमेंट लिया जिसमें नो वीडिंग कंसेप्ट था, और 250 केजी आपके जो गाइडलाइन के प्रोटोकॉल के तहत था, 250 केजी घन जीवामृत पर हेक्टेयर और 500 लीटर जीवामृत इन अ मंथ, टू टाइम्स वो दिया था। तो उसके कारण देखिए कि आप शुरू में ये इसमें जो कंप्लीट नेचुरल फार्मिंग ट्रीटमेंट में नो होइंग नो रीडिंग के कंसेप्ट इसमें कम आया, पर धीरे धीरे जो उसके नेक्स्ट ईयर इसको हाई पावर कमेटी ने, जैसे मैंने बताया कि इसको वीडिंग कंसेप्ट को लागू किया, उसके बाद डे बाय ये अभी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, और अभी धीरे धीरे ये स्टेप आपके अच्छा, और जो अभी का रिजल्ट्स देखा वो अच्छा रिजल्ट्स है, तो ये कंप्लीटली अच्छा। और अभी इसका जो घन जीवामृत और जीवामृत का डोज भी बढ़ा दिया, 1000 kg घन जीवामृत पर हेक्टेयर और 1500
100 liter जीवामृत per hectare. Organic carbon, no doubt, it is increase, showing an increasing trend year by year. और ये अभी जो स्टडी चल रही है, मल्टी लोकेशन स्टडी चल रही है 8 क्रॉपिंग सिस्टम पे, 16 स्टेट जो NPO ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोग्राम ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत मोदीपुरम के अंडर में, और ये 5 पे बेस पे इस पे डिस्कस नहीं करेंगे. और इसमें सभी स्टडी में ये पाया गया कि जो आपके सोयल ऑर्गेनिक कार्बन इंक्रीज होता है अदर देन द ऑर्गेनिक फार्मिंग ट्रीटमेंट से देन. तो दिस इज अ सजेस्टेड इंटरक्रॉपिंग सिस्टम्स in Ministry of Agriculture and Farmers Well, New Delhi. These are two success studies of farmers. Thank you. Thank you. थैंक यू डॉक्टर रविकांत शर्मा, हमें समझने के लिए कि समय की कमी के कारण. आई अंडरस्टैंड आपका एक्सपीरियंस इतना है तो आप सब शेयर करना चाहेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे गोपाल भाई सुतारिया जी को, जिनके पास 700 से ज्यादा गायें और नदियां हैं, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे. गोपाल भाई, रिक्वेस्टिंग सर 10 मिनट्स. माननीय वाइस चांसलर चौहान जी, मंचस्थ महानुभव और उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम. गौ आधारित कृषि की जब हम बातें करते हैं तो उत्पादन मेन इंपॉर्टेंट है. किसान को डर लगता है उत्पादन घटेगा तो क्या, तो हमने 10 साल रिसर्च करके पंचगव्य, गोबर, गौमूत्र, दूध, दही की और 21 औषधियों में से गुड बैक्टीरिया आइसोलेट किया और एक गौ कृपा अमृतम करके एक बैक्टीरिया कल्चर तैयार किया. एक ऐसी पद्धति तैयार करी कि 7 दिन में ही यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड्स बंद हो सकता है. यूरिया केमिकल से ज्यादा उत्पादन पहली सीजन में से मिलेगा, उससे 1.5 गुना डबल भी निकला है फर्स्ट टाइम में, उसके प्रोटोकॉल से हमारे. और कंटिन्यू 7 साल से हम किसानों को ये सेवा दे रहे हैं और बिल्कुल निःशुल्क है. और वो कैसे किया काम, तो ये हमारी कुछ गौ माता है, आप देख सकते हैं. जो पहले आप राइट साइड में देख रहे हैं वो 18 बच्चे देने के बाद है. 18 बच्चे देने के बाद 20 लीटर पिक पे जाती है, जो वर्ल्ड में पहली बार बना है. तो इस लेवल के परिणाम हमें मिलते हैं. ये हमारे कुछ नंदी है, ये 11 महीने का बछड़ा दूध पी रहा है, 18वां बच्चा है उसका. आप साइज देख सकते हैं. तो ब्रीड किसको कैसे डेवलप करते, विदेश की तरफ नजर करने की खाली जरूरत नहीं, उसका मक्खन लो, बाकी हमारे देश में जो अच्छा है उसको छोड़ो मत. ये हमारे पास ब्राजीलियन से लेके सब आते हैं, बट हम गांव में ये निःशुल्क पूरा सिस्टम चलाते हैं. हमारे 365 फ्री ब्रीडिंग सेंटर चलते गुजरात में, और हमारे सारे नंदी बुक्ड है. जन्म नहीं हुआ 300 से ज्यादा एडवांस में बुक रहता है, तो पूरा फ्री चेन है. ये 125 घासों पे हमने R&D किया कि देशी विदेशी हाइब्रिड सवेरे सब, तो कौन सा घास कैसे परफॉर्म करेगा, तो उस पर रिसर्च किए. तो हम खाली प्रति एकड़ नेपियर का उत्पादन ही 7 लाख से 8 लाख का प्रति एकड़ का उत्पादन लेते हैं. तो कम पैसे, 50 पैसे किलो पड़ता है खाली. तो कम पैसे में किसान को कैसे गाय इकोनॉमी होगी, उसकी हम सिस्टम सिखाते. खेत किनारे, जो भाई साहब ने बताया ना, खेत किनारे पेड़ होने चाहिए, बायोडाइवर्सिटी, तो वो औषधि पौधे होने चाहिए जो गाय को चारे में भी काम लगे, उसका न्यूट्रिशन भी मिल जाए और गोबर उसको फ्री में मिले. इतना दूध देने के बावजूद भी हमने दूध को बाई प्रोडक्ट बनाया है, गोबर को मेन प्रोडक्ट बनाया कि दूध ऊंचा नीचा हो, सबकी नजर ऊंची नीची मां के ऊपर नहीं होनी चाहिए, उसका गोबर से दूध से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए. वैसा पद्धति हमने तैयार किया है. ये हम लोग, जैसे गन्ना, ब्रिटिशर्स ने 200 साल पहले रिसर्च करवाया था कि भारत में गन्ने का उत्पादन कितना, तो 100 टन प्रति एकड़ था. आज भारत का 30 टन है. तो हमारे ये गन्ने के जो किसान आप देख रहे हो, वो पहली सीजन में ही जैसे 30 टन आता था, वो आदिवासी को 78 टन निकला पहले सीजन में ही. और खाली उत्पादन नहीं बढ़ा है, शुगर की रिकवरी 7 से 8% आती थी, उनका 14% से 15% निकला. अभी कल आदिवासी का एक फोन आया था, उनका 16% रिकवरी निकला. तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों बढ़ गया तो अनमैच्ड सारी चीजें होगी. ऐसे ही जो आप बड़े वाला गन्ना का फोटो देख रहे हैं जो मकान के बाजू में है, वो किसान कर्नाटक का है, वो हमारी पद्धति 7 साल से फॉलो कर रहा है. पहली सीजन में उसको 110 टन प्रति एकड़ गन्ना निकला, 5 लाख रुपया पर एकड़ प्रॉफिट. वो किसान को गाय या जमीन बेचना पड़ेगा क्या, तो नहीं. इसी प्रकार अनार सबसे सेंसिटिव फसल है, प्रति एकड़ 1.5 लाख का पेस्टिसाइड का खर्चा होता है. ये किसान 7.5 साल से अपनी पद्धति फॉलो कर रहा है, उसका प्रति एकड़ प्रॉफिट है 6.5 लाख रुपया. और वो अभी 250 गाय गोबर के लिए लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने गोबर मेन प्रोडक्ट बनाया और किसानों को सिखा रहे हैं. ये अल्फांसो आम, आफूस आम में 1 साल आना और 1 साल नहीं आना टेंडेंसी होती है. तो वहां की कृषि यूनिवर्सिटी की टीम गई, रत्नागिरी का फोटो है ये, तो दूसरे साल भी आम आ गया सर. तो ये पहली बार घटना बनी. वहां की कृषि यूनिवर्सिटी की साइंटिस्ट और वाइस चांसलरों की टीम गई. नाउ दे रियलाइज उस आम के बागान का पर एकड़ का प्रॉफिट 12 लाख रुपया है. और वो किसान दिल से अपना गाय घर पे लेकर के आ गया और ये पद्धति फॉलो कर रहा है. और इसी प्रकार ये बनाना, केले के अंदर जनरली G9 वैरायटी में 15 से 20 किलो 25 किलो तक जाता है. ये किसान हमारी पद्धति से पहली सीजन में ही
गोबर का हमारे अलग अलग प्रोटोकॉल है, 5 टन, 10 टन, 20 टन, 30 टन। तो इन्होंने पहली सीजन में ही 45 किलो की एवरेज ली है। ये 40 लिखा रहा है बट 45 केजी निकला है, और 45 केजी 7 लाख रुपया पर एकड़ का प्रॉफिट इनका निकल रहा है। तो अपनी पद्धति ये फॉलो कर रहे हैं, ये भी अपने कर रहे। स्वामी जी है, इनको बहुत अवार्ड मिले, ये 7.5-8 साल से अपना फॉलो कर रहे हैं। ये हमारे गुरुकुल के बच्चों ने उगाया। आप पालक का साइज देख सकते कितना है। तो केमिकल और हाइब्रिड से हम लोग 3 गुना उत्पादन लेते हैं। ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ये खुले, ये हमारे गुरुकुल के छोटे छोटे बच्चों ने उगाया है। 8 साल से 16 साल के बच्चों ने किसानों से डबल से ट्रिपल उत्पादन लिया हुआ है। तो हम ऐसी खेती करेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। तो हमारा सिंपल 5 स्टेप में खेती है। एक बैक्टीरिया हम फ्री देते हैं, बॉटल 120 प्रकार के बैक्टीरिया है उसके अंदर 200 लीटर पानी में वो डालना है, 2 किलो गुड़, 2 लीटर छाछ, एक हफ्ते में 1-200 बन जाएगा। और सबसे खुशी की बात है, इसका हर हफ्ते में जैसे बन गया उपयोग कर लो। 1 महीने के बाद करो, 6 महीने के बाद करो, ये खराब नहीं होता है। तो यूजर फ्रेंडली है सर। और सबसे बड़ा डर लगता है मेटाजेनोमिक्स में कंटामिनेशन का। हमने इसके मेटाजेनोमिक्स की चेन ऑफ सीरीज करी, डीएनए आरएनए टेस्ट करवाए और एनाबेलिक एग्रीगेटेड लैबों में। तो ये बैक्टीरिया कल्चर किसानों के खेत में 3-3 साल रखवा के वापस मंगवा के हमने चेन ऑफ सीरीज करी। खुशी की बात है कि पहला कल्चर ऐसा दुनिया में जो 1% से ज्यादा पैथोजेंस बढ़ता ही नहीं, 99% अपने आप को मेंटेन करता है। ये पहला कल्चर है जो किसान के घर पे बनेगा और ये बनता ही जाएगा। उपयोग करते 10 लीटर हुआ, वापिस पानी गुड़ छाछ डालो, वापिस 200, तो बनता ही रहता है। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कि गोबर के ऊपर ये बैक्टीरिया डालना है। हम बोलते हैं कि प्रति एकड़ कम से कम 1 से 2 गाय होनी चाहिए। आपने मूंगफली, तुवेर, चना कुछ भी उगाया, दाना बाहर बेचा, पत्ता तो निकलेगा। आपकी बाउंड्री से 2 गाय पल जाएगी। हमने ऐसे पेड़ पौधे तैयार किए, तो वो 10 टन गोबर निकला ना, उसके ऊपर ये बैक्टीरिया छिड़क देना है। 1 टन के ऊपर 2000 लीटर। खुशी की बात है, वर्मी कंपोस्ट को सब लोग सबसे अच्छा मानते हैं, उसके 4 से 6% कार्बन होते हैं। इसके अंदर 15 से लेकर 32% कार्बन चला गया, जो दुनिया में पहली बार ऐसा खाद बना है। और उसके अंदर कॉपर, मैंगनीज, जिंक, सल्फर सब बदल गया। सबसे खुशी की बात, पैथोजन सप्रेस फॉर्म में चले गए थे, गुड बैक्टीरिया की कॉलोनी बन गई थी। तो इस प्रकार का गोबर जब खेत में गया तो अनमैच परिणाम निकलेगा। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप कि यही बैक्टीरिया पानी के साथ बहाना है, प्रति एकड़ 2000 लीटर। तीसरा, ये चौथा, यही बैक्टीरिया स्प्रे करना है। 3 लीटर बैक्टीरिया, 3 लीटर छाछ, 9 लीटर पानी। कोई भी फसल पे स्प्रे किया, इसके अंदर 14 बैक्टीरिया ऐसा है जो अपने शरीर में ऐसे एंजाइम्स छोड़ता है कि नई काम के कीटक फंगस दूर भाग जाते हैं। जो 30,000 रुपए लीटर काम नहीं होता है, ये 30 पैसे किसान के घर पे बनता है। ओनली 30 पैसे हम फ्री देते हैं और उसके घर पे बनता है। फिर तो 30 पैसे में 30,000 से ज्यादा काम होता है। और जटिल फसल, अनार, मिर्ची, भिंडी जो भाई साहब ने बताई ना, आदिवासी लोग 80-80 हजार रुपए का खर्चा पर एकड़ का करता है। हमारे गुरुकुल के बच्चे सर पर प्लांट में हाइब्रिड में 30 भिंडी आती है, इसमें 110 भिंडी लेते हैं हमारे। 3 गुना उत्पादन, कोई खर्चा नहीं, तो खाली गोबर को मैनेज कर रहा है। तो इसी प्रकार के हम लोग करते हैं। ये फॉइलियर का है। उसी प्रकार ये क्यों होता है भाई 7 दिन में यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स? तो ये बैक्टीरिया का मैं मेटाजेनोमिक्स का एवोल्यूशन बता रहा हूं। इसके अंदर ये 24 जीवाणु जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वो ऐसे जीवाणु है जो खेत में गोबर डाला उसका उपयोग करके डायरेक्ट हवा में से नाइट्रोजन फिक्स करेगा। 30 साल से भले आपने यूरिया डाला हो, 7 दिन में वो इतनी फास्ट अचीव कर लेता है साइकिल कि आपको यूरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टोटल 24 है। ये 8 बैक्टीरिया फॉस्फोरस उपलब्ध कराता है, तो आपको डीएपी की जरूरत नहीं है। ये पोटाश उपलब्ध कराने वाले जीवाणु है, उसके नीचे सल्फर देने वाले 8 जीवाणु। ये सब किसान बाहर से खरीदता है, ये सब उसके घर पे ड्रम पे बनेगा। ये रोग नियंत्रण करने वाले मार्केट में देखिए आपको सुडोमोनास मिलता है। इसके अंदर सुडोमोनास, सुडोल्टोमोनास, एंटरोबैक्टर, एंटरोकोकस करके ऐसे कई वैरायटी है जो आपको रक्षण देगी आपकी फसलों को। ऊपर और जमीन के नीचे भी वो पैथोजेंस को सप्रेस फॉर्म में डाल देगी, ताकि नीचे तंतु मूल को इतना अच्छा वेदर बन जाता है कि अलग एकदम अवेलेबल फॉर्म में सारी चीजें हो जाती है। इसी प्रकार ये कंपोस्ट करने वाले जीवाणु है, तो बहुत अच्छे से कंपोस्ट करते हैं। ये ग्रोथ प्रोमोटर्स मार्केट में बहुत बड़ा मार्केट है, तो ये ग्रोथ प्रोमोटिंग के भी बैक्टीरिया उसी के अंदर है। ये खनिज क्षार को उपलब्ध करने वाले नोवेल बैक्टीरिया की रेंज है जो अच्छे से काम करती है। और हैवी मेटल्स बहुत कन्वर्ट हो चुके हैं अलग अलग फॉर्म के जो केमिकल से। तो ये लेलियोटिया क्लिवेरा करके 3 बैक्टीरिया है जो हैवी मेटल्स को विघटन करता है। मेरे ख्याल से 2 मिनट ठीक पूरा हो जाएगा। ये उसका हमारा गोबर का इवोल्यूशन है जो 32% ओसी निकला है। आप कॉपर, मैंगनीज, जिंक सब बदल गया है, आप देख सकते हैं। तो ये चीज आप आपके वहां पे कर सकते हैं। और केचुए बढ़ जाते हैं पहली सीजन में भरपूर मात्रा में, तो पूरी जमीन पोरस हो जाती है, तो वाटर लेवल अपने आप ऊपर आएगा और कहीं पर भी बारिश ज्यादा हुई कोई दिक्कत नहीं है। 200 प्रकार के अलग अलग हम लोग ने देखे कि अलग अलग फसलें, अलग अलग मिट्टी, सब जगह पे परिणाम है। ये मधुमक्खियां बढ़ जाती है तो पोलिनेशन का काम अच्छे से होगा, तो बायोडायवर्सिटी अपने आप होगी। इसी प्रकार ये हमारे वैज्ञानिक मित्र का रिसर्च है। पहले साल में ये हल्दी का प्रयोग है। हल्दी के अंदर मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है करक्यूमिन। करक्यूमिन 3 से 3.5% आता था उनका। वो पहली सीजन में करक्यूमिन चला गया 5.5+।
उनको विश्वास नहीं होता था, उन्होंने वापस चेक किया तो 5.5+ निकला। तो उत्पादन आप देख सकते हैं, केमिकल से निकला है 800 ग्राम और पहली सीजन में गौ कृपा से निकला है 1 किलो 900 ग्राम। ये कृषि वैज्ञानिक निवृत्ति पाटिल जी ने काम किया है। और कर्क्यूमिन चला गया 5.5+ पहली सीजन में। तो सब चीज बदलता है। ये देखिए कपास एक ही दिन लगाया है, दोनों का फर्क देख सकते हैं। ये कपास लगाया है तो केमिकल, गौ कृपा और गोबर और गौ कृपा फर्क देख सकते हैं। ये कपास, ये सबसे ज्यादा आत्महत्या होती है वहां की तुवेर दाल है। ये आलू के अंदर देखो ऑर्गेनिक में करना बहुत मुश्किल होता है। 200 ग्राम का आलू जो आता था वो 800 ग्राम का हो गया। 10% माल 1 किलो प्लस था। तो इस प्रकार का उत्पादन गोबर आधारित हो सकता है, ये दुनिया में पहली बार बना है। ये अलग अलग, ये किसान का आम 500 ग्राम आता था राजापुरी, वो 1.5 किलो का हो गया। इसी प्रकार नहीं, ये अभी थोड़ी समय की मर्यादा। आप कपास के अंदर देख सकते हैं, उसके अंदर स्टेपल बदल गए, कपास के अंदर तेल की टकावारी बदल गई। इसी प्रकार मूंगफली में तेल बदल गया, एरंडे में तेल बदल गया। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मिलना चाहिए। ये पपीते के अंदर वायरस करना बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल। ये वायरस आने के बाद रिवाइव होने के इतने पपीते बैठे हुए। ये अंगूर और सबसे जटिल फसल है अंगूर और अनार। ये दोनों हमारे किसान मित्र ने वहां पे किए और हमारा पद्धति फॉलो करते। ये आप देख सकते कितना सुंदर परिणाम है। ये 5 लाख रुपया उसको 6 महीने के अंदर मिले हैं। ये मस्क मेलन के अंदर, ये किसान का फोटो है महाराष्ट्र का। ये संतरे के अंदर जो 15 लाख रुपया पर एकड़ निकाला है और पूरा गौ आधारित किया है। तो वहां पे 2 गांव में 850 गौ माता अपनी इस पद्धति से बंध गई है। और उसके अभी मैं ये काजू के अंदर पहली सीजन में 2.5 गुना उत्पादन हो गया कोकण क्षेत्र में। उसी किसान का फोटो है। उसी प्रकार ये मिर्ची के अंदर है। ये इस प्रकार हम शिविर करते हैं। लगभग पिछले 7 सालों में हमने लगभग 700+ शिविर किया 22 राज्यों में और 8 लाख से ज्यादा किसानों को निशुल्क भोजन के साथ शिविर किया। एक भी पैसा किसानों के साथ व्यवहार नहीं हुआ है। तो मेरी विनती है, तो ये हमारे कुछ शिविर के फोटो है, आप देख सकते हैं। तो आइए समझिए, हमारी गौशाला यहाँ पे नजदीक है, अहमदाबाद के पास बंसीगिर गौशाला। निशुल्क भोजन के साथ शिविरें होती है और किसान को गौ माता को कैसे रखना। और एक पुस्तक तैयार की है, शायद 1 मिनट में ले सकता हूँ, ठीक है। एक पुस्तक तैयार करिए, आपको यहाँ से हमारा फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। सरल 5 चरणों में खेती कैसे करना, नंदी कैसे सिलेक्ट करना, गाय कैसे सिलेक्ट करना, उनको खाना क्या देना, नक्षत्र के हिसाब से कौन सी दिशा में कौन से वृक्ष लगाना, उनके पत्ते और फलों से गायों का इलाज कैसे करना, 1 रोग 10 इलाज। वैसे घी, दूध, पंचगव्य का साइंटिफिक एनालिसिस, आयुर्वेदिक एनालिसिस, उसको खाने की पद्धति, दूध खाने की पद्धति, तो वो सारा हमने उसके अंदर सिंक्रोनाइज करके डाला हुआ है। आपके आजू बाजू की 52 औषधि से आप ठीक कैसे रह सकते हो। मिलेट्स का बहुत प्रचार हो रहा है, मिलेट्स अच्छा है, लेकिन आदिवासी लोग मिलेट्स ही खाते हैं, फिर भी माल न्यूट्रिशन क्यों है, फिर भी दिक्कत क्यों है? क्योंकि वो दूध नहीं खाते। दूध खाने का सही तरीका क्या होना चाहिए, घी खाने का तरीका क्या होना चाहिए। मैं हर महीने लगभग 150-2 किलो घी खाता हूं, हर रोज 1 लीटर दूध पीता हूं, हर रोज 1.5 लीटर छाछ पीता हूं। तो दूध को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। खाने की जो अज्ञानता है वो हमें ठीक करने की जरूरत है। दूध को कोई फल के साथ नहीं जमता है, दूध को कोई सब्जी के साथ नहीं जमता है, विरुद्धाहार के हिसाब से खाते हैं। तो मेरे साथ में माननीय भगत सिंह भाई 10 साल से अन्न ग्रहण नहीं किया, दूध के ऊपर है, वकील है। एक बार भगत सिंह भाई दिखाइए। तो दूध की ताकत क्या है, दूध के अंदर प्रोटीन है, वो सबसे अवेलेबल फॉर्म में ल्यूसिन वाला प्रोटीन है, जो ना मांसाहार में है, ना दालों में है, ना कहीं पर भी, एकदम अवेलेबल फॉर्म में है। तो सारा हमने बुक के अंदर लिखा है कि स्वास्थ्य कैसे रखो, खुद का, मिट्टी का, जमीन का और गाय का, और पूरी बायोडाइवर्सिटी के साथ में आपको भारत का वापस निर्माण करना है और पूरी दुनिया को अच्छा मैसेज देना है। और इस पद्धति को भविष्य में सब लोग जोड़े। मेरा हृदयपूर्वक आमंत्रण है कि आप आइए, मिलिए और सब लोग मिलकर चलते। धन्यवाद। 3 बार वंदे और मातरम बोलेंगे। वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, गौ माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। श्री गोपाल भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी, सुंदर और ऐसी जानकारी के लिए जो सबके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होगी। थैंक यू वेरी मच। મિત્રો, આપણે તમારે કોઈ બી એક કે બે ક્વેશ્ચન્સ, કોઈ સવાલો હોય તો આપણા સ્પેશિયલ એક્સપર્ટ્સને તમે પૂછી શકો। 1 or 2 ક્વેશ્ચન્સ, એટલું જ ટાઈમ છે ક્વેશ્ચન્સ હોય તો। એક માઇક દીजिए। મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે અત્યારે ગુજરાતમાં સલિનિટીનો ઇસ્યુ બહુ છે। ખાસ કરીને આજે હું ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર છું અને ઘણા બધા વિસ્તારોમાં, હું અમદાવાદમાં જ છું લકીલી, અને આપના વિશે ઘણું જાણ્યું છે અને આજે ખરેખર આપની સામે પ્રત્યક્ષ રીતે તો આપનો લાભ પણ મળ્યો। પણ ખરેખર અત્યારે આપણી ગુજરાતમાં સેલિનિટી, સોઇલની પણ વધતી જાય છે અને પાણી પણ ખરાબ થતું જાય છે। સોઇલનો તો માની લો કે આપણે એનું સોલ્યુશન લાવી દઈએ કે કંઈક આપણે એમાં
કોઈ એવા જે અમ્યુલેન્ટ છે એનો ઉપયોગ કરીને કરીએ. પણ અત્યારે હાલ પાણી પણ બગડતું જાય છે. તો આ નેચરલ ફાર્મિંગથી આને કેવું કરી શકાય, અથવા તો વિષય મોટો છે પણ આના માટે પ્રયત્નો કરવા ખૂબ જરૂરી છે. નહીંતર આપણી જે જમીન છે, ઘણા લોકો અમદાવાદમાં પણ એવું ઈચ્છે છે અને એવા અર્બન એરિયામાં કે પોતે નેચરલ ફાર્મિંગ કરી અને સારી એવું પોતાના માટે અનાજ અને શાકભાજી ખાય, પણ એ નથી કરી શકતા. એના એ એક બહુ જટિલ પ્રશ્ન છે, એનું એક સોલ્યુશન આવું છે. आपने जो बोला ना एकदम सही है. हमने 22 राज्यों में 10 प्रकार की मिट्टी, काली, चिकनी, रेतीली, सब, सैलाइन से लेकर के एसिडिक से लेकर सब, और दूसरा उस पे काम किया. 1200 टीडीएस के ऊपर आम नहीं उगता है. हमने कच्छ में 1800 टीडीएस और एक जगह पे 3500 टीडीएस में आम से लेकर 15 फसलें उगवाई. तो गोबर और गौकृपा अमृतम मिलके मिट्टी पे जाके कुछ ऐसा परिणाम देता है, पता नहीं है. आज तक जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी में भाई साहब वहां पे मिर्ची नहीं उगती है. 30 साल से वैज्ञानिक मित्र भी, कृषि वैज्ञानिक मित्र ट्राई कर रहे हैं, और वहां पे आजू बाजू भी नहीं उगती है पर्टिकुलर उस एरिया में. वहां पे वो स्वामी जी का जो मैंने फोटो दिखाया ना, समय की मर्यादा में बोल नहीं पाया, पहली बार गौ कृपामृत गोबर से मिर्ची उग गई वहां पे 40 साल में पहली बार. तो जहां पे कुछ भी नहीं होता था, कच्छ के एक एरिया में पर्टिकुलर, इवन विदेशी बबुल भी इतना होके सूख जाता, नहीं तो वो तो बहुत जड़ जाते. वहां पे टमाटर और बैंगन हाईएस्ट उत्पादन केमिकल से ज्यादा ले लिए. तो बिल्कुल गोबर एक ऐसी चीज है. हमने देशी गोबर का एनालिसिस करा है, 1200 कंपाउंड निकले और 5100 कंपाउंड निकले गौमूत्र के अंदर. वो अवेलेबल फॉर्म में करके ये बैक्टीरिया कुछ करता है कि आपकी मिट्टी, आपकी जो प्रश्न है, तो मेरी विनती है आप वैज्ञानिक मित्रों को कि मैं निमंत्रण देता हूं, हृदयपूर्वक आइए और आपके द्वारा संशोधित कंट्रोल ट्रायल होंगे अलग अलग पानी और मिट्टी में. तो हम लोग मिलके देखिए, पद्धति की बातें नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा, ये पद्धति वो पद्धति फलाना. हमें किसान को केंद्र में रखना चाहिए. एक दूसरे का अच्छा चीज लेकर के उसको समाधान दे सकते क्या. तो हमने ये अलग अलग मिट्टी पे काम किया है. तो सर मैं हृदयपूर्वक बोलता हूं कि अपन कंट्रोल प्रयोग करके ऐसी मिट्टी और ऐसे पानी वाले किसानों के लिए समाधान हमारे पास है, आपके पास है, उसको मिला जुला करके एक देश को नया समाधान दे सकते. धन्यवाद. कोई और सवाल, कोई प्रश्न છે? रतिलाल भाई ने एक प्रश्न है. मैं तुम्हारा एक वीडियो, हमने एक वीडियो देखा था आपका कि जिसमें आप इकोनॉमिक समझा रहे थे पंचस्तरी का, कि ये फसल से इतना मिलेगा टोटल एकड़ में, तो आप 10 से 12 लाख तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसमें शॉर्ट में आप थोड़ा बता दीजिए. જે પંચતેર મોડલની અંદર આપણે 10 થી 12 લાખની અત્યારે આપણે આવકની વાત કરી. તમારો મેઇન ક્રોપ છે અત્યારે ખજૂર છે, ખારેક. એની અંદર અત્યારે વર્ષે એક પર પ્લાન્ટ 250 થી 300 કિલો માલ અમે એવરેજ પ્રોડક્શન આવે છે અત્યારે. તો અત્યારે અમે એનો ઇકોનોમી ખાલી તમને કહું તો 50 પ્લાન્ટ એક એકરમાં આવે છે, બરોબર. તો અમે નોર્મલી અત્યારે હું કોઈ પ્રાકૃતિક ખેતી, ઓર્ગેનિક, કેમિકલ ફ્રી કોઈ માર્કેટ નથી કરતો. કારણ કે ઘણા બધા ખેડૂતોને કહું આપણું હજી ત્યાં લેવલ પહોંચવામાં વાર છે, કારણ કે સિસ્ટમ એટલી બધી જટિલ છે ને, એમાં હજી આપણું કામ નથી. આપણું પ્રોડક્શન ઘટાડવા માટેનો આપણા હાથની વાત છે. તો અમારું લોકલ મંડીમાં હું એનો રેટ પકડું 30 રૂપિયા કિલો, 30 થી 35 રૂપિયા કિલો અમારું એવરેજ બેસે છે. તો કેટલું બેસશે આપણે પર એકર, પર પ્લાન્ટ 250 કિલો ગુણ્યા 35 કરો, નોર્મલ રેટ પકડાવું છું. 750 રૂપિયાનો, 7,500 એક પ્લાન્ટ થયો, એવા 50 પ્લાન્ટ પર એકર બેસે છે. 3.5 લાખ કેટલા થયા ખજૂરના. એની નીચે 1000 પ્લાન્ટ હું તાઇવાન પિંક વેરાયટી છે જામફળની, એ વાવું છું. અને એમાં પર પ્લાન્ટ 15 થી 20 કિલો માલ મારું અત્યારે અમે એને માર્ચ એપ્રિલમાં હાર્વેસ્ટિંગ કરી નાખી, કટિંગ પ્રૂનિંગ કરી નાખી. તો જૂન જુલાઈથી એનું પ્રોડક્શન ચાલુ થતું હોય છે, અત્યારે ચાલુ છે. તો અમે આખા સિઝન એપ્રિલ સુધીનો અમે કેલ્ક્યુલેશન પકડી છે 15 થી 20 કિલો માલ, બરોબર છે. ને એ અમે એનું રેટ એવરેજ 30 રૂપિયા જ પકડી છે. અમારું 80 રૂપિયાથી સ્ટાર્ટ થતું. આ નોર્મલ રેટ પકડું છું, કોઈ પ્રાકૃતિક કે ઓર્ગેનિક કે કેમિકલ ફ્રી કોઈ નહીં. મારે લોકલ મંડીમાં અમે હોલસેલમાં આપી દઈએ. 30 રૂપિયા કિલો પકડાય ને જામફળના. આપણે જે અત્યારે જાળીવાળા નેટો આપણે લારી ઉપર ઘણા બધા માર્કેટો જોતા હોય 30 રૂપિયા. તો 15 કિલો માલ હોય પર પ્લાન્ટ, તો એક પ્લાન્ટના કેટલા રૂપિયા છે? એવા 1000 પ્લાન્ટ બેસે છે. આપણે તમે જોયું હશે વિડીયોમાં, ખજૂરની બંને સાઈડ છે, બરોબર. તો કેટલા બને આપણા? પછી બે જે ખારેક અમારી છે 9 મીટર બાય 9 મીટર વાવેતર છે, એટલે 30 ફૂટ બાય 30 ફૂટ. તો જે રો જે છે ખારેકની, એની વચ્ચે 4 પપૈયા લગાડું છું, 8 ફૂટ બાય 8 ફૂટ ને એવી રીતે 8-9 ફૂટના અંતર ઉપર. તો 4 પ્લાન્ટ પપૈયાના 1.5 વર્ષની સાયકલમાં, 1 વર્ષમાં સાયકલમાં હું 50 કિલો જ પ્લાન્ટ પપૈયામાં પકડું છું અત્યારે, બરોબર છે. 50 કિલો એટલે 4 પ્લાન્ટ બેસે છે એક ડિસ્ટન્સની અંદર, બરોબર. તો કેટલા કિલો થઈ ગયું? 200 કિલો માલ થઈ ગયો. પપૈયા શું ભાવ વેચાય આપણે રનિંગ પકડીએ તો એવરેજ?
હું 15 રૂપિયા જ પકડું છું કિલો, બરોબર છે. 200 ગુણ્યા 15 કરીએ કેટલા થાય? એને ઇન્ટુ 50, એવા 50 પ્લાન્ટ બેસે છે. ખારેકના 50 પ્લાન્ટ પાછળ 4 પ્લાન્ટ, કેટલા રૂપિયા થયા? બરોબર છે. હવે એની જે રો ટુ રો જે છે એની બે વચ્ચે 2 બનાના લગાડું છું. કેરી કેળા તમે જોયા હશે, બરોબર છે. કેળા જે છે ઘણા બધા આપણે વિડીયા જોઈએ છે, હમણાં આપણે 40 કિલો અને 35 કિલો લૂમ પકડે. હું એને કશું જ નથી કર્યું. જેટલા 2 બર્ડ 3 બર્ડ જેટલા નીકળે ને એમાં એવરેજ 5 કિલોથી કરીને 10 કિલો જેના લૂમ વજન આવે છે. પણ એમાં 4 પીલા છે, ખ્યાલ આવ્યો? આપણે ખાલી હાર્વેસ્ટ કરવા જઈએ છીએ, કોઈ જંગલ મોડલ છે આપણું, કોઈ મહેનત નથી કરવાની. 4 પીલા નીકળે છે, 4માં 8 થી 10 કિલો જ માલ નીકળે છે, નાનો નાના લૂમ નીકળે છે, બરોબર. હું એને પકાવતો જ નથી, કારણ કે હજી ઓર્ગેનિક પ્રાકૃતિક ખેતીવાળા કેળાને વેચવા માટે ના કે દમ આવી જાય છે, કોઈ સમજવા જ તૈયાર નથી, એને કલરવાળા જ જોઈએ છે. એટલે હું શું કરું છું, એને કટિંગ કરી વેજીટેબલ મંડીમાં અંજારની અંદર મોકલી દઉં છું. કાચા જ કેળા સબ્જી માટે 15 રૂપિયા કિલો આરામથી મળે છે એના કાચા કેળાના. તો કેટલા બની ગયા તમે? 35 થી 40 કિલો. તમે એવા છે 2 પ્લાન્ટ છે, બરોબર છે. તો એવા 50 પ્લાન્ટ છે, એવા ગણત કેટલું? 3 લાખ, બરોબર છે. કેટલું બેઠું આપણું ટોટલ અત્યારે કેટલે પહોંચે? આમાં કઈ ખોટું લાગે છે તમને? હજી બાકી છે, હજી. હા, સેન્ટરમાં આંબા છે, બરોબર છે. એ 5-5 ફૂટે હાઈ ડેન્સિટી કરી છે. આપણા રાજ્યપાલ બી ચક્કર ખાઈ ગયા હતા ત્યાં. એટલે એને મેં ડિઝાઇન એવી બનાવી છે કે મારે એને 5 ફૂટથી ઉપર જવા જ નથી દેવાના, બરોબર છે. 450 પ્લાન્ટ સેન્ટરમાં લગાડેલા છે. ટોટલ 1 એકરમાં 450 પ્લાન્ટ બેસે છે. મારે એમાં પ્લાનિંગ છે 10 કિલો જ કેરી લેવી છે. બધી 300 થી 400 ગ્રામની કેરી લેવી છે, બજારે વધારાની તોડી નાખવી છે, બરોબર છે. તો એ 300 ગ્રામની કેરીથી આપણે પકડીએ વજન, તો 10 કિલોમાં કેટલી જોઈએ? 30 નંગ. 25 થી 30 નંગ મેનેજ કરવી છે મારે, એટલે 8 થી 10 કિલો માલ એનો બેસે છે, બરોબર છે. એવા 450 પ્લાન્ટ પર એકર બેસે છે. કેટલા કિલો વજન થયું? બરોબર. હું અત્યારે 150 રૂપિયા ઓલ હિન્દુસ્તાન હોમ ડિલિવરી કરું છું કેસર કેરી. મારી અત્યારે બીજા ઝાડવા છે, 15 એકર બીજો બગીચો છે એની. એટલે મેં એને 100 રૂપિયા માર્કેટ પકડ્યું છે ખાલી. આપણા કેટલું થયું? એ આંબાના હજી મારા આવતા વર્ષે ને એના નેક્સ્ટ વર્ષે ચાલુ થશે. તો એની સુધી ત્યાં સુધી સેન્ટરમાં છે ને આપણે નાઇટ્રોજન ફિક્સિંગ માટે કેમિકલ નથી આપતા. તો ચોળી છે, અલગ અલગ વેજીટેબલ છે, મકાઈ છે, એ તો હું કંઈ ગણતો જ નથી, બધું મજૂરીમાં જાય બધું આપણું. પછી દર વર્ષે અમે ફળાનું કટિંગ કરતા, ખારેકનું પત્તા કાપવા પડે ને, તો એટલી મજૂરી કરતા અહીંથી બહાર લઈ જતા, ચાપ કટરમાં કટિંગ કરતા, મજૂરી ચડાવતા. હવે આ આપણે આચ્છાદનનો કોન્સેપ્ટ ખબર પડ્યો, સીધો કટિંગ કરી 2 ફૂટના ટુકડા કરી બિછાઈ દેવાનું. જીવામૃત ફૂલ ફેસમાં તમે મશીનથી જોયું ને, અમે 1000 લીટરનું સ્પ્રે એમને આખું 1 એકર 1000 લીટરનો સ્પ્રે મારતા હોઈએ. તો શું છે, આપણે જે વરસાદની મોસમ હોય ત્યારે એ આખું 12 મહિનામાં જેટલો અમારી રેડસોલ જમીન છે, બધી રેતાળ જમીન, તો આખું ત્યાં ડીકમ્પોઝ થઈ જાય છે બધું, ખબર જ નથી પડતી. જામફળ કટિંગ કરીએ, આખો મોટા મોટા ઝાડ, તો બધા જ ત્યાં જ કચરો નાખી દે. વારેથી કોઈ આચ્છાદન કે લાવવાની જરૂર નથી પડતી. તો આ વસ્તુ હું અત્યારે ખાલી 8 થી 10 લાખ બોલું છું, પણ તમે અત્યારે કેટલે બેઠો? આપણો લાસ્ટ પોઈન્ટ 17, બરોબર છે. મારા કને 5 લાખથી કરીને 15 લાખ સુધી એવા અલગ અલગ મોડલ છે ને હજી ટાર્ગેટ છે 50 લાખે પહોંચવાનો. કેટલા? કઈ રીતે? આપણા કૃષિ મંત્રી ને મુખ્યમંત્રી સાહેબને રાજભવનમાં મેં કીધું, સાહેબ મારો 50 લાખે પહોંચવાનું છે. મને હસવા માંડ્યા મારા ઉપર. સાહેબ ભલે હસો, વાંધો નહીં, તો હું તમને કીધું પ્રમાણ આપું. મેં 30 રૂપિયા ખારેક બતાવી તમને કિલો. એનું જ્યારે હું વેલ્યુએશન કે અત્યારે અમારા એના પ્રોજેક્ટ ચાલુ છે, ત્યારે એ અત્યારે નેચરલી સુગર તરીકેનો એનો ફાઈબર તરીકે પેલા ગુટકાન ખાય છે એમાં જાય છે, તો 400 થી 500 રૂપિયા કિલો છે. જ્યારે 30 રૂપિયા ખારેક 500 રૂપિયા કિલો વેચાશે ત્યારે કેટલા રૂપિયા થશે? હું 100 રૂપિયા કેસર કેરી બતાવું છું, એનું અત્યારે પાવડર, ડ્રાય પાવડર બનાવું, પ્રોસેસ. જ્યારે પ્રોસેસ માર્કેટમાં જશું ત્યારે એ પ્લાનિંગ છે, ગોલ છે, બનાવ્યો છે અત્યારે, કે જ્યારે 5 વર્ષ પછી 2030 પછી સુધી પહોંચશું આપણે, તો એ અત્યારે 400 રૂપિયા કિલો એનો પલ્પ વેચાય છે, એનો ડ્રાય પાવડર છે, ઘણા બધી પ્રોસેસ છે. ત્યારે આજ ગવા પાવડર છે, ગવા મેં તમને જામફળ 30 રૂપિયા કિલો કેલ્ક્યુલેશન બતાવ્યું ને, તો એનો પાવડર હું ડ્રાય પાવડર બનાવું, એનો પલ્પ બનાવીએ તો 300-400 રૂપિયા કિલો અત્યારે માર્કેટમાં વેચાય છે, બરોબર. એટલે 40-50 લાખ રૂપિયા નેચરલ ફાર્મિંગમાં પ્રોસેસ કરીને માર્કેટ જ્યારે કરશો ને, ખેડૂત જ્યારે વેપારી બનશે ને, ત્યારે પૈસા એમાં છે. નેચરલ ફાર્મિંગ અત્યારે નો ડાઉટ સારું પ્રોફિટ છે, પણ અમારો જે ગોલ છે કે ખેડૂત પોતે વેપારી થાય. વહેલું જનરેશન ત્યાં જ અમારા છોકરાઓ જ્યાં છે ને ત્યારે જ આવવાના છે, નહીંતર એ બધા અત્યારે કેનેડા અને અમેરિકા જ ગોતે છે બધા. તો આ સાહેબનું, કિશોર સાહેબનું સરસ પ્રશ્ન હતો, અને આમાં કોઈને ડાઉટ હોય તો હજી આપણે ચર્ચા કરીએ.
શું? હા, મોબાઈલ નંબર 99 092 19 303. ક્યારેક ફોન ના ઉપડે તો વોટ્સઅપ મેસેજ દેવાનો. આવા મીટિંગમાં હોઈએ ત્યારે ઘણા બધા ફોન આવતા હોય. હમણાં એક વિડીયો મારો એક મહેસાણા વાળે વાયરલ કર્યો તો મને ખબર નહોતું, તો હું થાકી ગયો જવાબ આપી લોકોને. એટલે સરસ, બધાને જય ગૌ માતા. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. આગળ વધીએ. હું રિક્વેસ્ટ કરું છું મોમેન્ટો ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે અને રિક્વેસ્ટ કરું છું શ્રી બીજે પટેલ, જોઈન્ટ ડિરેક્ટર એગ્રીકલ્ચર, આગળ આવે અને ડોક્ટર RM ચૌહાણને અમારા તરફથી એક ટોકન ઓફ એપ્રિસિએશન આપે. થેન્ક યુ વેરી મચ સર. શ્રી HM બાબરિયાજી, ડેપ્યુટી ડિરેક્ટર એગ્રીકલ્ચર, આગળ આવીને ડોક્ટર RK નનવાલ, ફોર્મર ચીફ સાયન્ટિસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એગ્રોનોમીને એક ટોકન ઓફ એપ્રિસિએશન આપે. થેન્ક યુ વેરી મચ. શ્રી BJ પટેલ, જોઈન્ટ ડિરેક્ટર, આપसे મોમેન્ટો શ્રી રતિલાલજી ने. तेजलबेन शेठ, मोमेंटो आपसे डॉक्टर रविकांत शर्मा जी ने. श्री JM वर्मोरा, मोमेंटो देंगे श्री गोपाल भाई सुतरिया को. और श्री JM वर्मोरा जी मोमेंटो देंगे श्री CM पटेल जी को. और इसी के साथ श्री CM पटेल जी को बुलाना चाहूंगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुजरात प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड, जो अपना वोट ऑफ थैंक्स देंगे. और वो यहां तक पहुंचे उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि તમે આ રૂપથી બહાર જશો તો તમને એક પ્રાકૃતિક ખેતીની એક બુક બહાર મળશે, તમે લઈ શકો છો. પ્રાકૃતિક ખેતી ઉપર એ રાજ્યપાલ આપણા આચાર્ય દેવવ્રતે લખેલી છે. સર. નમસ્કાર. આજનો આ कार्यक्रम सफलतापूर्वक पार पड़े. ये जो प्रोग्राम है उसमें हमने परंपरागत जो हमारी नॉलेज है उनको साइंटिफिक वेज के साथ जुड़ा है. और हमारे जो RM चौहान साहब, वाइस चांसलर श्री SDA, उन्होंने बताया कि कैसे हम फार्मर के पास वो पहुंचा सके. उन्होंने काफ़ी सारे संशोधन किए हैं उसमें. उन्होंने आज डिक्लेयर किया है कि 20 साल तक हमें DAP की ज़रूरत नहीं है. तो ये मैसेज लेके हम यहाँ से जाएंगे. हमारे साथ है डॉक्टर RK ननवाल सर, वो चीफ साइंटिस्ट थे, वो निवृत्त हुए हैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से. काफ़ी सारा उनको नॉलेज है, उन्होंने शेयर किया, हमें बताया कि हमें सॉइल हेल्थ और जो हमारी हेल्थ है उसके लिए, क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए ये प्राकृतिक खेती की तरफ जाना होगा और ये उनकी ज़रूरियात है. उन्होंने सस्टेनेबिलिटी का बात किया, रिजनरेटिव और कार्बन सिंकिंग की बात किया. हमें काफ़ी सारा नॉलेज दिया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ. हमारे साथ है जो पंचस्तरीय मॉडल पे हमें समझौती दी है वो श्री रतिलाल सेठिया जी. उन्होंने केमिकल से सेंद्रिय और सेंद्रिय से प्राकृतिक खेती अपनाया है और एक दिशा दी है किसानों को. तो मैं समझता हूँ कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचाएंगे और उनका जो इनकम है वो हम बढ़ा सकते हैं. तो उनका भी मैं आभारी हूँ. हमारे साथ है श्री गोपाल भाई सुतरिया जी. उन्होंने बहुत एक इंस्टीट्यूशंस पाला हुआ है. उन्होंने वो काउ ब्रीडिंग की भी बात करते हैं और जो माइक्रोब्स की उन्होंने बात किया है, जो फार्मर्स के लिए बेनिफिट है वो उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ. हमारे साथ श्री रविकांत शर्मा जी है, वो उदयपुर से अर्ली मॉर्निंग में निकल के यहाँ आए हुए हैं. उन्होंने हमें प्राकृतिक कृषि का जो स्कूल है, अलग अलग स्कूल्स है, उसकी बात की है. प्राकृतिक कृषि के अलग अलग मॉडल्स है, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उनकी बात की है.
और उनका मानना है कि प्राकृतिक कृषि से जो क्रॉप्स है जो लो यील्डिंग उनका कंजप्शन है न्यूट्रिशन का वो बिना फर्टिलाइज़र हम कर सकते हैं। उनका भी मैं आभारी हूँ। उसके साथ जो है ये अलग अलग जो आप यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स है, अधिकारी है, हमारा अधिकारीगण है, फार्मर्स है, स्टूडेंट मित्र है और जो टीम है जिन्होंने यहाँ अच्छा काम किया है और ये सक्सेस बना है, सबका आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू स्पीकर। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इतनी सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आ सके अपना समय निकाल के। थैंक यू एवरीबडी फॉर अटेंडिंग। एक छोटा सा रिक्वेस्ट सर, सॉरी, एक ग्रुप फोटोग्राफ के